हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य के यूनिट 3 काव्य शास्त्र के 50 टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये काव्य शास्त्र का टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, जिसमें आप काव्य शास्त्र से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन। ध्वनि के किस भेद को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें अर्थ का पूर्ण रस में रूपांतरण हो जाता है? ऑप्शंस हैं वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि या शब्द चित्र। तो ध्वनि के रस ध्वनि को माना गया है सर्वश्रेष्ठ क्योंकि इसमें रूपांतरण अर्थ का पूर्ण रस में हो जाता है। आचार्य आनंदवर्धन के जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, उसमें ध्वनि के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। इनमें से रस ध्वनि को ही काव्य की आत्मा और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो क्वेश्चन इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि के कितने भेद है, तो 3 भेद है। कौन कौन से हैं? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। कहाँ पर बताया गया है? ध्वन्यालोक ग्रंथ है जिसकी रचयिता है आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस ध्वनि ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तो पूर्ण रूपांतरण देखिए कि रस ध्वनि में वाच्यार्थ मतलब सीधा अर्थ पूरी तरह से छिप जाता है और पाठक को सीधे रस की अनुभूति होती है। यहाँ अर्थ का रूपांतरण पूर्णतः आनंद में हो जाता है। असंलक्ष्य क्रम क्या होता है कि इसमें विभाव आदि कारण और रस कार्य के बीच का समय अंतराल इतना कम होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब हमने शब्द पढ़ा और कब हमें रस मिला। जैसे कमल की 100 पंखुड़ियों में सुई चुभाने पर पता ही नहीं चलता कि सुई कब एक से दूसरी पंखुड़ी में गई, वैसे ही रस प्रतीति की गति अत्यंत तीव्र होती है। बाकी विकल्पों के द्वारा में देखते हैं कि वस्तु ध्वनि जो है इसमें किसी तथ्य या विचार की व्यंजना होती है, ये रस ध्वनि से नीचे मानी जाती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सूचना या विचार प्रधान होता है, पूर्ण रस अनुभूति नहीं होती। अलंकार ध्वनि जो है वो व्यंग्य के रूप में कोई अलंकार जैसे उपमा या रूपक प्रकट होता है, ये भी रस ध्वनि से कमतर है क्योंकि यहाँ चमत्कार अलंकार पर टिका होता है। और शब्द चित्र जो है वो है आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन ने इसको अधम काव्य मतलब सबसे निम्न श्रेणी का काव्य माना है। इसमें केवल शब्दों की बाजीगरी या चित्रकारी होती है, कोई गहरा व्यंग्यार्थ या अर्थ रस नहीं होता। यूजीसी नेट के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आचार्य मम्मट ने ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य कहा है। रस ध्वनि को लक्ष्य क्रम ना मानकर असंलक्ष्य क्रम माना गया है क्योंकि इसमें प्रतीति का क्रम जो होता है वो दिखाई नहीं देता। आनंदवर्धन के अनुसार ना ही रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, बिना रस के कोई अर्थ प्रवृत्त नहीं होता। तो ये था हमारा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन। अब हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला है रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आचार्य ने किया था? ऑप्शन हैं आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य वामन या आचार्य आनंदवर्धन। तो रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था आचार्य वामन ने। उन्होंने रीति शब्द को काव्य की आत्मा घोषित किया। उनका प्रसिद्ध सूत्र है रीतिरात्मा काव्यस्य। उन्होंने काव्य के गुणों को रीति का आधार माना और 3 प्रकार की रीतियां बताई, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। बाकी विकल्पों के बारे में देखते हैं कि आचार्य भामा जो है इनको अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है काव्य अलंकार और इन्होंने कहा था कि बिना अलंकार के कविता वैसी ही है जैसे बिना आभूषण के स्त्री। आचार्य दंडी जो है ये अलंकारवादी आचार्य थे। इनकी रचना है काव्यादर्श और इन्होंने वैदर्भी गौड़ी का अंतर स्पष्ट किया था। अगला है आचार्य आनंदवर्धन, तो इनको ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचना है ध्वन्यालोक और इन्होंने ध्वनिरात्मा काव्य से कहकर ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। अगला सवाल है ब्रजभाषा का स्वर्णकाल किस साहित्य को माना जाता है? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो ब्रजभाषा का स्वर्णकाल माना जाता है रीतिकाल को। रीतिकाल में ब्रजभाषा जो थी वो अपने पूर्ण उत्कर्ष पर थी। इस काल में भाषा में कोमलता, माधुर्य और शब्द शिल्प का अत्यधिक प्रयोग हुआ। रीतिकाल के कवियों ने ब्रजभाषा को दरबारी चमक धमक और श्रृंगार रस के अनुकूल परिष्कृत किया था। बाकी विकल्पों के बारे में देखते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और इसमें डिंगल पिंगल और अपभ्रंश मिश्रित भाषा का प्रयोग ज़्यादा था।
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, और इसमें ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का विकास हुआ। आधुनिक काल है, इसमें खड़ी बोली का विकास हुआ और गद्य लेखन की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये परिभाषा किस आचार्य की है? ऑप्शंस हैं आचार्य भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट या आचार्य जगन्नाथ। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। उन्होंने ये अपनी रचना साहित्य दर्पण में रस को काव्य की जीवत इकाई माना, और ये परिभाषा मिलान वाले प्रश्नों में ज्यादा पूछी जाती है। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और इनका नाट्य शास्त्रम जो है वो पंचम वेद कहलाता है। इनका सूत्र दिया हुआ है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृस निष्पत्ति। आचार्य मम्मट जो है उनको ध्वनिवादी आचार्य मानते हैं, और इनकी रचना है काव्य प्रकाश। इन्होंने काव्य का प्रयोजन और लक्षण बहुत सटीक दिए हैं। आचार्य जगन्नाथ ने रस गंगाधर लिखी, और इनकी परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अगला सवाल है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अनुकरण के सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शंस हैं अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस या क्रोचे। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अनुकरण सिद्धांत के जनक है प्लेटो। उन्होंने अनुकरण को सत्य से तिगुनी दूर माना था। उन्होंने कवि को समाज के लिए अनुपयोगी बताया। लेकिन उनके शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने अनुकरण को एक रचनात्मक प्रक्रिया बताकर इसका समर्थन किया। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत दिया। लॉन्जाइनस ने उदात्त तत्व का सिद्धांत दिया जो काव्य की भव्यता पर जोर देता है। क्रोचे ने दिया था अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा था। अगला सवाल है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? ऑप्शंस हैं आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ या आचार्य भामह। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की ये परिभाषा दी है पंडित राज जगन्नाथ ने। ये 17वीं शताब्दी के विद्वान थे, और इनको अंतिम महान आचार्य माना जाता है। इनकी पुस्तक है रस गंगाधर, उसमें उन्होंने ये परिभाषा दी है। इनका अर्थ है रमणीय सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है, और उन्होंने काव्य के 4 भेद बताए, उत्तमोत्तम, उत्तम मध्यम और अधम। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि आचार्य मम्मट की परिभाषा है तद्दोष शब्दार्थों सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि, दोष रहित, गुण सहित और कभी कभी अलंकार रहित शब्द अर्थ काव्य है। इन्हें ध्वनिवादी और काव्य प्रकाश का रचयिता माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस को प्रधानता देते हुए कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और आचार्य भामह ने काव्य अलंकार में कहा शब्दार्थों सहित काव्यम, मतलब शब्द और अर्थ का भाव ही काव्य है। अगला सवाल है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानकर वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं आचार्य कुंतक, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य रुद्रट या आचार्य आनंदवर्धन। तो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानकर वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी आचार्य कुंतक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ लिखा और कहा कि स्वभावोक्ति मतलब सीधा कथन काव्य नहीं है, बल्कि वक्रता मतलब टेढ़ापन या चमत्कार ही काव्य की जान है। उन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं, वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य, प्रकरण और प्रबंध वक्रता। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा लिखकर औचित्य संप्रदाय की स्थापना की, और उन्होंने औचित्य ही रसभंग का कारण माना। आचार्य रुद्रट ने अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया और रीति के भेदों में लाटी रीति को भी जोड़ा। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की और ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा। अगला सवाल है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं काव्य में आनंद की खोज करना, दर्शक के मन के करुणा और भय जैसे विकारों का शुद्धिकरण करना, शब्दों के अर्थ का विस्तार करना या कवि की प्रतिभा का गुणगान करना। तो विरेचन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है कि दर्शक के मन के करुणा और भय जैसे विकारों का शुद्धिकरण करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने पोएटिक्स में त्रासद की व्याख्या करते हुए विरेचन शब्द का प्रयोग किया। ये मूलतः चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। उनका मानना था कि
कि दुखांत नाटक देखने से दर्शक के मन में दबे हुए करुणा और भय बाहर निकल आते हैं, जिससे मन को शांति और मानसिक संतुलन मिलता है। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि काव्य में आनंद भारतीय रसास्वाद की प्रक्रिया से अधिक मेल खाता है, जबकि अरस्तु जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर जोर देते थे। शब्दों के अर्थ का विस्तार तो अभिधा और लक्षणा जैसे शब्द शक्तियों से संबंधित विषय है। और कवि की प्रतिभा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कॉलरिज ने कवि की कल्पना और प्रतिभा पर विशेष जोर दिया। अगला सवाल है, टी.एस. एलियट ने कौन सा प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था? ऑप्शंस है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, उदात्त तत्व या विखंडनवाद। तो टी.एस. एलियट ने दिया था प्रसिद्ध सिद्धांत निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसके लिए इनका मानना था कि कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। उन्होंने वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कवि को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ बाहरी प्रतीकों या घटनाओं का सहारा लेना पड़ता है। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया था बेनेडेत्तो क्रोचे ने, उदात्त तत्व का सिद्धांत दिया था लोंजाइनस ने, जो काव्य की महानता और भव्यता की बात करता है, और विखंडनवाद का पाश्चात्य विचारक जाक देरिडा का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस आचार्य की है? ऑप्शंस हैं आचार्य चिंतामणि, कवि देव, भिखारी दास या आचार्य केशव दास। तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये काव्य पंक्ति है कवि देव की। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है देव। उन्होंने शब्द शक्तियों के महत्व को बताते हुए ये दोहा लिखा। पर दिलचस्प बात यह है कि संस्कृत आचार्यों ने व्यंजना को सबसे उत्तम माना है, पर देव ने यहाँ अभिधा को उत्तम माना। देव का मानना था कि जो बात सीधे शब्दों में समझ आ जाए वही श्रेष्ठ काव्य है। सीधे शब्दों मतलब अभिधा। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं, तो आचार्य चिंतामणि जो है उन्हें रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, और इन्होंने कविकुल कल्पतरु में काव्य लक्षणों की चर्चा की। भिखारी दास जो है इन्हें काव्य निर्णय में शब्द शक्तियों और अलंकारों को व्यवस्थित वर्णन किया है। केशव दास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, और इन्होंने अलंकारों को काव्य में अनिवार्य माना था। अगला सवाल है, मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य वृत्ति। तो मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होगी तो रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जो दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं उस शब्द शक्ति को कहते हैं लक्षणा। जब सीधा अर्थ काम करता है उसको लेते हैं तो वो अभिधा होती है, पर जहाँ सीधा अर्थ काम नहीं करे और लक्षणा का सहारा लेते हैं हम, वहाँ पे 3 शर्तें अनिवार्य है: मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ से संबंध और रूढ़ि परंपरा या प्रायोजन। जैसे पंजाब शेर है तो पंजाब राज्य जो है वो शेर जानवर नहीं है, इसका अर्थ है कि पंजाब के लोग बहादुर है, ये लेंगे। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि अभिधा जो है ये शब्द की पहली शक्ति है। इसमें वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ का बोध होता है, जैसे गाय घास चर रही है। ठीक है। व्यंजना जो है जब अभिधा और लक्षणा दोनों शांत हो जाए तो और तीसरा अर्थ निकले, जैसे सूर्यास्त हो गया, तो इसके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया तो किसी के घर चलने का समय हो गया, किसी के लिए पूजा का समय हो गया, तो ये है व्यंजना। तात्पर्य वृत्ति तो आचार्य कुमारिल भट्ट और अन्विता विधानवादी मानते हैं, जो पूरे वाक्य के अर्थ को समझने के लिए जरूरी मानी जाती है। अगला सवाल है, लोंजाइनस के अनुसार उदात्त के कितने स्रोत या आधार बताए गए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो लोंजाइनस के अनुसार उदात्त के बताए गए हैं 5 स्रोत। उन्होंने अपनी पुस्तक पेरिप्सूस में उदात्त तत्व के 5 स्रोत बताए हैं: भव्य विचार, प्रबलावेग, अलंकारों का समुचित प्रयोग या उत्कृष्ट भाषा, और गरिमा में रचना विधान। अगला है ऑप्शंस के बारे में, तो लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनय करना नहीं बल्कि अति मानवीय आनंद या सम्मोहन पैदा करना है। अगला सवाल है, साधारणीय आलंबनत्व धर्म का होता है, यह प्रसिद्ध मत किस हिंदी आलोचक का है?
ऑप्शंस हैं डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है, ये प्रसिद्ध मत है हिंदी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने भारतीय रस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक आधार दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई कविता हम पढ़ते हैं तो उस कविता का आलम्बन जैसे राम या सीता हमारे लिए व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य बन जाता है। इसी को उन्होंने आलम्बन तत्व धर्म का साधारणीकरण कहा। शुक्ल जी लोक मंगल की साधना अवस्था के प्रबल समर्थक थे। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति होता है। ये क्वेश्चन नेट में रिपीट होता है। बाबू गुलाब राय ने साधारणीकरण को कवि की शक्तियों से जोड़ा और श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या मधुमती भूमिका के आधार पर की। अगला सवाल है मार्क्सवादी आलोचना के अनुसार साहित्य का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शंस हैं कल्पना और स्वप्न लोक, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष, केवल कलात्मक सुंदरता, ईश्वरीय प्रेरणा। तो मार्क्सवादी आलोचना के अनुसार साहित्य का मुख्य आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। मार्क्सवादी आलोचना कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। ये साहित्य को अधिसंरचना मानती है और आर्थिक स्थिति को आधार। तो इसके अनुसार साहित्य का उद्देश्य समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष को दिखाना है और क्रांति का मार्ग प्रशस्त करना है। हिंदी में रामविलास शर्मा और गजानन माधव मुक्तिबोध ये दोनों प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। मार्क्सवादी आलोचक कला के लिए सिद्धांत का विरोध करते हैं और कला के लिए का विरोध करते हैं और कला समाज के लिए पर जोर देते हैं। अगला सवाल है काव्य भाषा का सिद्धांत देने वाले पाश्चात्य विचारक आई.ए. रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप बताए हैं। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 1। तो काव्य भाषा का सिद्धांत देने वाले पाश्चात्य विचारक आई.ए. रिचर्ड्स ने भाषा के बताए हैं 2 रूप, वैज्ञानिक और रागात्मक। वैज्ञानिक में रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भाषा के 2 प्रयोग बताए। वैज्ञानिक जहाँ शब्दों के अर्थ निश्चित और तथ्यात्मक होते हैं, और रागात्मक जिसको काव्यात्मक बोला जाता है, यहाँ शब्दों का उद्देश्य सूचना देना नहीं बल्कि पाठक के भीतर इमोशन पैदा करना होता है। रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत भी दिया। अगला सवाल है अस्तित्ववाद के केंद्र में कौन सा विचार सबसे प्रमुख है। ऑप्शंस है समाज का कल्याण, व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका वजूद, परंपरा का पालन या परलोक की चिंता। तो अस्तित्ववाद के केंद्र में जो सबसे विचार प्रमुख है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका वजूद। उनका मूल मंत्र है अस्तित्व सार तत्व से पहले है। इसके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र है और वो अपने निर्णयों के लिए खुद जिम्मेदार है। जॉन पॉल सार्त्र, अल्बेयर कामू और किरकेगार्ड इसके प्रमुख विचारक हैं। और हिंदी साहित्य में नई कविता और अज्ञेय के उपन्यासों पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव है। अगला सवाल है काव्य एक जैविक संपूर्णता है, ये विचार पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसका है। ऑप्शंस हैं अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस या क्रोचे। तो काव्य एक जैविक संपूर्णता है, ये विचार काव्य शास्त्र में है अरस्तु का। उन्होंने सावयव एकता का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार एक अच्छी त्रासदी या कविता के सभी अंग एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होने चाहिए जैसे शरीर के अंग, अगर एक हिस्सा भी हटा दिया जाए तो पूरी रचना बिखर जाएगी। अगला सवाल है काव्य में साधारणीकरण की अवस्था में पाठक या श्रोता का अपना व्यक्तित्व विलीन हो जाता है। तर्क है क्योंकि साधारणीकरण की प्रक्रिया में आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है और व्यक्ति विशिष्टता समाप्त हो जाती है। तो आपको बताना है कि स्थापना सही है, तर्क गलत है, या दोनों गलत है, या एक सही एक गलत है, क्या है। तो काव्य में साधारणीकरण की अवस्था में पाठक या श्रोता का अपना व्यक्तित्व विलीन हो जाता है, ये तो सत्य है। और दूसरा जो है वो भी सत्य है, जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमारा स्वर जो है वो मतलब खुद जो है वो शांत हो जाता है और हम उस पात्र के साथ जुड़ जाते हैं। इसी को बोला जाता है आलंबनत्व धर्म। इसका अर्थ है कि अब पात्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक सामान्य भाव बन गया है जिससे हर कोई महसूस कर सकता है, इसीलिए व्यक्तित्व का विलय अनिवार्य है। नेक्स्ट है स्थापना दिया गया है अरस्तु के अनुसार अनुकरण केवल नकल नहीं बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है। और तर्क दिया है क्योंकि कवि वस्तु को वैसी ही चित्रित नहीं करता जैसी वो है बल्कि वैसी चित्रित करता है जैसी वो हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं।
अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के इस मत का खंडन किया था कि कविता सत्य से दूर है। अरस्तु का मानना था कि अनुकरण में कवि अपनी कल्पना और संभावना को जोड़ता है, वो होने वाले का चित्रण करता है जो इतिहास से भी ज्यादा दार्शनिक और उच्च होता है। अगला सवाल है, रीतिवादी आचार्यों ने गुणों को रीति का आधार माना है क्योंकि माधुर्य, ओज और प्रसाद जैसे गुणों के बिना रीति का अस्तित्व संभव नहीं। ए और आर दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, या दोनों गलत है। तो रीतिवादी आचार्यों ने गुणों को रीति का आधार माना है, ये सही है। और दूसरी जो बात कही गई है, क्योंकि माधुर्य, ओज और प्रसाद जैसे गुणों के बिना रीति का अस्तित्व संभव नहीं है, ये भी सही है। ठीक है। आचार्य वामन ने कहा था, विशिष्टता पद रचना रीति और ये विशिष्टता गुणों के कारण आती है। तो वैदर्भी रीति में सभी गुण होते हैं, गौड़ी में ओज और क्रांति की प्रधानता होती है, और पांचाली में माधुर्य और सुकुमारता होती है। इसलिए रीति और गुण एक दूसरे के पूरक है। अगला सवाल है, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत कवि के व्यक्तित्व के महत्व को स्थापित करता है। तर्क है क्योंकि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। इसमें क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। तो ए गलत है पर आर सही है। इलियट रोमांटिक कवियों के खिलाफ थे और वो मानते थे कि कविता कवि की अपनी भावनाओं का इजहार है। उन्होंने कहा कि कवि एक उत्प्रेरक की तरह है, जैसे प्लेटिनम की उपस्थिति में गैसें क्रिया करती है और प्लेटिनम वैसा ही रहता है, वैसे ही कवि को अपनी निजी भावनाओं से अलग होकर कविता की रचना करनी चाहिए। अगला है, बिंब कविता में अर्थ को स्पष्ट करने और उसे प्रत्यक्ष बनाने का सशक्त माध्यम है क्योंकि बिंब के माध्यम से अमूर्त भावों को मूर्त प्रदान किया जाता है। तो इसमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो बिंब कविता में अर्थ को स्पष्ट करने और उसे प्रत्यक्ष बनाने का सशक्त माध्यम है, ये सही है। और दूसरा जो बोला जा रहा है, बिंब के माध्यम से अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है। बिंब का मतलब होता है शब्द चित्र। जब कवि किसी अदृश्य भावना को दृश्य, जैसे मुरझाया हुआ फूल या खिलता हुआ सूरज के माध्यम से दिखाता है, तो वो कहलाता है बिंब। और बिंब से पाठक की जो इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भट्ट नायक का भुक्तिवाद साधारणीकरण की प्रक्रिया पर टिका है क्योंकि जब तक विभाव आदि का साधारणीकरण नहीं होगा तब तक सहृदय पाठक रस का भोग नहीं कर सकता। तो इसमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। भट्ट नायक ने अभिधा के अलावा दो और व्यापार माने थे, भावकत्व और भोजकत्व। भावकत्व कौन सी शक्ति है जो साधारणीकरण करती है और पात्र को सामान्य बना देती है। जब पात्र सामान्य बन जाता है तो पाठक उसका भोग कर पाता है। बिना साधारणीकरण के रस का आनंद व्यक्तिगत ही रह जाएगा, सार्वजनिक नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है, क्रोचे के अनुसार कला और अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं है क्योंकि क्रोचे का मानना है कि जैसे ही मन में किसी रूप का अंतः प्रकाशन होता है वैसे ही अभिव्यक्ति भी पूर्ण हो जाती है। तो इसमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या क्या करता है। क्रोचे के जो अभिव्यंजनावाद है उसके अनुसार कलाकार के मन में जो बिंब बनता है वही कला है और उसे कागज या पत्थर पर उतारना तो केवल एक तकनीकी कार्य है। उनके अनुसार इंट्यूशन ही क्या है, एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में वक्रोक्ति का अर्थ केवल शब्द चमत्कार या शब्द आडंबर मात्र है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानकर उसे अलंकारों से श्रेष्ठ सिद्ध किया। तो आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो ए गलत है, आर सही है क्योंकि कुंतक ने वक्रोक्ति को शब्दाडंबर नहीं माना था। उन्होंने वैदगद्य भंगी भणिति कवि की कुशलता से पैदा हुआ चमत्कार पूर्ण कथन कहा था और ये कविता का अनिवार्य गुण है, ना कि केवल बाहरी सजावट। और तर्क क्यों सही है, क्योंकि उन्होंने वक्रोक्ति को ही सर्वोपरि माना था। अगला सवाल है, आइए रिचर्ड्स के अनुसार कविता का मूल्य इस बात में है कि वो पाठक के मानसिक आवेगों में संतुलन पैदा करती है। और तर्क है कि क्योंकि रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत मनोविज्ञान पर आधारित है और वो कला को जीवन के लिए उपयोगी मानता है। तो इसमें बताना है क्या सही है और क्या गलत है। तो हम देखते हैं कि इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। रिचर्ड्स जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक आलोचक थे। उन्होंने कहा कि हमारे भीतर कई विरोधी आवेग होते हैं। एक अच्छी कविता इन आवेगों में संतुष्ट संतुलन पैदा करती है। जो कविता जितने ज्यादा आवेगों को बिना संघर्ष के संतुष्ट करे वो उतनी ही मूल्यवान है।
अगला सवाल है, मार्क्सवादी आलोचक साहित्य में रूपवाद का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि मार्क्सवाद के अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल शिल्प और भाषा की सुंदरता निखारना नहीं बल्कि समाज को बदलना है। तो देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। मार्क्सवादी आलोचक जो है वो शिल्प से ज्यादा कथ्य को महत्व देते हैं, तो वो साहित्य में रूपवाद का विरोध करते हैं। आर क्यों गलत है? क्योंकि वे रूपवाद का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो केवल कलात्मक सजावट देखते हैं। मार्क्सवाद का असली उद्देश्य साहित्य के माध्यम से समाज को बदलना और शोषक वर्ग के खिलाफ चेतना जगाना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा नेट में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आजकल तो हर एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है कि उसमें जोड़ी मिलाओ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत बनेगा, नहीं याद रहेगा तो मुश्किल होगी। तो हमने इतनी बार पढ़ा है कि ये हमको याद होना चाहिए कि अलंकार संप्रदाय किसका है, आचार्य भामह का है। ध्वनि संप्रदाय किसका है, आचार्य आनंदवर्धन का है। रीति संप्रदाय है आचार्य वामन का, और औचित्य संप्रदाय है आचार्य क्षेमेंद्र का। तो आइए आंसर देख लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, अलंकार संप्रदाय आचार्य भामन का है। इन्होंने कहा कि अलंकार ही काव्य का सर्वस्व है और इनकी पुस्तक है काव्य अलंकार। रीति संप्रदाय जो है वामन का है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। औचित्य संप्रदाय है क्षेमेंद्र का। इनका मानना था कि उचित स्थान पर शब्द और अर्थ का प्रयोग रस को जीवित रखता है। ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। ध्वनि संप्रदाय में व्यंग्यार्थ या ध्वनि को काव्य की आत्मा माना और ग्रंथ है ध्वन्यालोक, और इसके कौन है, सप्रवर्तक आनंदवर्धन। अब हमको काव्य शास्त्रों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित करना है। क्या क्या है, विरेचन सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, मूल्य सिद्धांत और उदात्त तत्व। तो देखते हैं कौन सा किसका है। तो विरेचन सिद्धांत तो किसका है, अरस्तु का। उन्होंने ट्रेजेडी के माध्यम से मन के विकारों भय और करुणा को बाहर निकालना चाहा। वस्तुनिष्ठ समीकरण है इलियट का। इसमें कवि अपनी भावनाओं को सीधे नहीं कहता बल्कि किसी बाहरी घटना या वस्तु के माध्यम से व्यक्त करता है। मूल्य सिद्धांत है रिचर्ड्स का। साहित्य वही श्रेष्ठ है जो मानवीय संवेगों में संतुलन पैदा करे। उदात्त सिद्धांत है लुंजाइनस का। वो महान विचारों और भव्य भाषा को पाठक को सम्मोहित करते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिता के साथ सम्मिलित कीजिए। तो क्या क्या है, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर और काव्यादर्श। तो आइए देखते हैं। काव्य प्रकाश जो है वो है मम्मट का। इस ग्रंथ को काव्य शास्त्र का मानक ग्रंथ माना जाता है और इसमें ध्वनि की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। इसमें काव्य के सभी अंगों का सरल और स्पष्ट विवेचन है। प्रसिद्ध सूत्र है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वो इसी में है। रस गंगाधर है जगन्नाथ का। ये पंडित राज जगन्नाथ की प्रौढ़ रचना है और संस्कृत काव्य शास्त्र का अंतिम महान ग्रंथ माना जाता है। काव्यादर्श जो है वो दंडी का है और ये अलंकारवादी ग्रंथ है जिसमें वैदर्भी और गौणी रीति का सूक्ष्म अंतर बताया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रस निष्पत्ति के आधार पर हमको व्याख्याकारों को उनके दर्शन के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शंस हैं भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या क्या होगा। भट्ट लोलट जो है वो है मीमांसा के। उन्होंने रस को उत्पन्न होने वाली वस्तु माना। शंकुक जो है वो न्याय के प्रवर्तक है। इन्होंने अनुमान के आधार पर रस की व्याख्या की, जैसे न्याय शास्त्र में धुएं से आग का होना अनुमान होता है। भट्ट नायक है सांख्य के। इन्होंने रसास्वाद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा। और अभिनव गुप्त है शैव के। इन्होंने रस को अभिव्यक्ति माना और शैव दर्शन के आनंदवाद को आधार बनाया। अगला सवाल देखते हैं। पाश्चात्य आलोचना के वाद को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। विखंडनवाद, संरचनावाद, अस्तित्ववाद या स्वच्छंदतावाद। तो यहाँ पे देखते हैं कि विखंडनवाद जो है वो है देरिदा का। ये मानता है कि पाठ का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता। संरचनावाद जो है वो है सश्योर का। ये भाषा को संकेतों की एक प्रणाली मानता है। अस्तित्ववाद है सात्र का। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन पर जोर देता है। और स्वच्छंदतावाद है वर्ड्सवर्थ का। ये शास्त्रीय बंधनों को तोड़कर प्रकृति और भावनाओं की ओर लौटने का आह्वान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत आचार्यों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कर रहा है। कौन कौन है, भामा है, भरतमुनि है, आनंदवर्धन है, मम्मट है और जगन्नाथ है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं भरतमुनि।
भरत मुनि दूसरी शताब्दी के हैं जिनकी सबसे प्राचीन है और वो रस संप्रदाय से हैं। भामा जो है वो छठी शताब्दी के हैं और ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। आनंदवर्धन जो है वो 9वीं शताब्दी के हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। मम्मट 11वीं शताब्दी की है, काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है। पंडित राज जगन्नाथ जो है ये 17वीं शताब्दी के हैं, रस गंगाधर इनकी रचना है और ये अंतिम महान आचार्य है। अगला सवाल है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र को इन विचारकों को उनके जन्म काल के अनुसार सही क्रम में लगाना है। कौन कौन है? प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ और इलियट। तो सबसे पहले आते हैं प्लेटो, फिर ये 427 से ईसा पूर्व 347 ईसा पूर्व तक है, ये अरस्तु के गुरु है। इनके बाद आते हैं अरस्तु जो 384 से 322 ईसा पूर्व है, ये प्लेटो के शिष्य हैं। लॉन्जाइनस 3री शताब्दी में आते हैं जिन्होंने उदात्त तत्व का सिद्धांत दिया। फिर आते हैं वर्डवर्थ जो 1770 से 1850 में आते हैं, इन्होंने स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत दिया। और टी.एस. इलियट आते हैं 1888 से 1965, इन्होंने आधुनिकतावाद का सिद्धांत दिया। अगला सवाल है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही क्रम बताना है। भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक और अभिनवगुप्त। तो ये व्याख्याकारों में सबसे पहले आते हैं भट्टलोलट। भट्टलोलट 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में है, ये उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं। फिर आते हैं शंकुक जो 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है, जिन्होंने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया। भट्टनायक आते हैं 10वीं शताब्दी में, जिन्होंने पुक्तिवाद या साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। और अभिनवगुप्त आते हैं 10वीं 11वीं शताब्दी में, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों के उदय का सही कालक्रम बताना है अस्तित्ववाद, स्वच्छंदतावाद, संरचनावाद और विखंडनवाद में। तो सबसे पहले आता है स्वच्छंदतावाद जो 18वीं शताब्दी के अंत में आया वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा। फिर आता है अस्तित्ववाद जो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरू में आया, जो कीर्केगार्ड और सात्र के द्वारा है। फिर आता है संरचनावाद जो 1950-60 के क्रम का है। फिर उसके बाद आता है विखंडनवाद जो 1960 के बाद आता है और इसमें आते हैं देरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र के ग्रंथों को उनके रचना काल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश या रस गंगाधर। तो सबसे पहले आता है ध्वन्यालोक, फिर आता है काव्य प्रकाश जो 11वीं शताब्दी का है। ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन आते हैं जो 9वीं शताब्दी के हैं। काव्य प्रकाश में मम्मट आते हैं जो 11वीं शताब्दी के हैं। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ आते हैं जो 14वीं शताब्दी के हैं। और रस गंगाधर हैं पंडित राज जगन्नाथ का जो 17वीं शताब्दी के हैं। अगला सवाल है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये प्रसिद्ध कथन किस आचार्य का है? ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू श्याम सुंदर दास। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये प्रसिद्ध कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने कविता को सिर्फ मनोरंजन नहीं माना, उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य का परिष्कार किया और उनका मानना था कि कविता हमारे मन के भीतर की भावनाओं का एक जीवंत चित्र है। उन्होंने उपयोगितावाद और नैतिकता पर विशेष जोर दिया। अगला सवाल बाकी विकल्पों के बारे में देखते हैं कि इनका प्रसिद्ध कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसको कहते हैं कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को मानव मूल्यों की दृष्टि से देखा और उनका कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। अगला सवाल है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये परिभाषा किस छायावादी कवि की है? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये परिभाषा है छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि बोला जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक पल्लव की भूमिका में काव्य शिल्प और भाषा पर विस्तृत चर्चा की है और उन्होंने कविता को आत्मा की वो पुकार माना है जो हमारे सबसे गहरे और पूर्ण अनुभवों से निकलती है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति माना है और महादेवी वर्मा ने कहा है कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ये ढली हुई श्रेय और प्रेमयी अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? ऑप्शंस है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य भामा। तो काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय और प्रेमयी अभिव्यक्ति है, ये कथन है बाबू गुलाब राय का। उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य के रूप में कविता की ये विस्तृत परिभाषा दी। उन्होंने श्रेय और प्रिय, श्रेय का मतलब कल्याण और प्रिय का मतलब प्रिय या आनंद, दोनों को कविता के लिए अनिवार्य माना और ये परिभाषा लंबी होने के कारण मिलान वाले प्रश्नों में पूछी जाती है। अगला सवाल है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सबसे साधारण और प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या तात्पर्य वृत्ति। तो शब्द की जिस शक्ति से उसके सबसे साधारण और प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसको कहते हैं अभिधा। अभिधा को आचार्य मम्मट ने इसे पहली शक्ति माना है। मम्मट का कहना है साक्षात संकेतित अर्थ यो अभिधते सवाचक, जो साक्षात संकेतित अर्थ को बताए वही अभिधा है, बिना इसके अन्य शक्तियों का आधार तैयार नहीं होता। अगला है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस आलोचक की है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या डॉक्टर नामवर सिंह। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये प्रसिद्ध पंक्ति है आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ये एग्जाम में परिभाषाओं के रूप में पूछी जाती है। उनका मानना था कि कुछ भी मनुष्य जो भी ज्ञान के रूप में सीखता है और संचित करता है, जब वो भाषाबद्ध होता है तो वो साहित्य बनता है और ये साहित्य की प्रयोजनवाद को दर्शाता है। अगला है, भट्ट नायक के साधारणीकरण सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है रसास्वाद केवल राजाओं और देवताओं के लिए है, विभवादि का अपने विशिष्ट संबंधों से मुक्त होकर सामान्य हो जाना, अभिनेता में ही रस की स्थिति मानना या रस को केवल अनुमान की विषय वस्तु मानना। तो साधारणीकरण जो होता है वो होता है कि विभाव आदि जो है अपने विशिष्ट संबंधों से मुक्त होकर सामान्य हो जाते हैं। जब हम नाटक देखते हैं तो शकुंतला सिर्फ दुष्यंत की प्रेमिका नहीं रह जाती, बल्कि वो स्त्री का प्रतीक बन जाती है, जिसको उन्होंने भावकत्व व्यापार कहा। इसी कारण दर्शक अपनी व्यक्तिगत चिंताओं को भूलकर उस भाव का आनंद ले पाता है। अगला सवाल है, कला कल्पना के माध्यम से सत्य की अभिव्यक्ति है, ये विचार किस पाश्चात्य विचारक का है? ऑप्शन है मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट, जॉन कीट्स या आई.ए. रिचर्ड्स। तो कला कल्पना के माध्यम से सत्य की अभिव्यक्ति है, ये विचार है पाश्चात्य विचारक मैथ्यू आर्नल्ड का। वो आलोचकों के आलोचक माने जाते हैं। इनका कहना था कि कविता जीवन की आलोचना है। उनका मानना था कि विज्ञान जो है और धर्म है, दोनों के युग में केवल कविता ही मनुष्य को नैतिक और सांस्कृतिक सहारा दे सकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में वक्रोक्ति के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? तो वक्रोक्ति के प्रवर्तक है आचार्य कुंतक, उन्होंने भेद बताए हैं, उसमें से कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन से वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, अर्थांतर न्यास वक्रता या प्रबंध वक्रता। तो वक्रोक्ति के भेदों में जो शामिल नहीं है आचार्य कुंतक के अनुसार वो है अर्थांतरन्यास वक्रता। उन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं, वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य, प्रकरण और प्रबंध वक्रता। अर्थांतरन्यास जो है वो एक अलंकार है, वक्रोक्ति का भेद नहीं है। कुंतक ने पूरे काव्य को 6 श्रेणियों में समेटने की कोशिश की थी। अगला स्थापना और तर्क वाले सवाल देखते हैं कि रस स्वयं प्रकाश और आनंदमय होता है। तर्क दिया गया है क्योंकि रसास्वाद की अवस्था में सात्विक गुणों का उद्रेक होता है और रति आदि स्थायी भाव ब्रह्मानंद जैसे सुख का अनुभव कराते हैं। तो आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ देखते हैं रस स्वयं प्रकाश और आनंदमय होता है, ये सही है। और दूसरा जो बोला जा रहा है क्योंकि रसास्वाद की अवस्था में सात्विक गुणों का उद्रेक होता है और रति आदि स्थायी भाव ब्रह्मानंद जैसे सुख का अनुभव कराते हैं, ये भी सही है। और आर एक की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। जिस प्रकार समाधि में योगी को आनंद मिलता है, उसी प्रकार काव्य पढ़ते समय सतगुण के बढ़ने से पाठक को एक अलौकिक सुख मिलता है। इसलिए रस को स्वयं प्रकाश कहा जाता है, जो खुद ही प्रकाशित हो। अगला है, कालक्रम के अनुसार इन पाश्चात्य आलोचना पद्धतियों का सही क्रम चुनना है। मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, नई समीक्षा या उत्तर आधुनिकतावाद। तो कौन सा सबसे पहले आएगा? सबसे पहले आएगा मार्क्सवाद।
जो कि 19वीं सदी के मध्य में है, जो आर्थिक आधार है। मनोविश्लेषणवाद 20वीं सदी के आरंभ में है, सिगमंड फ्राइड के प्रभाव से। नई समीक्षा 1930-40 में आता है, इलियट और रिचर्ड्स इसमें आते हैं। और उत्तर आधुनिकतावाद जो है 1960 के बाद का है, जिसमें देरिडा और फुको आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, काव्य के दो प्रयोजन है, स्व सुखाय और लोकहित। ये समन्वयवादी विचार किसका है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या जायसी? तो काव्य के दो प्रयोजन है, स्व सुखाय और लोकहित। ये समन्वयवादी विचार है कवि तुलसीदास जी का। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, स्वातः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने ये भी कहा कि कीर्ति और कविता श्रेष्ठ है, जो गंगा की तरह सबका हित करे। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। हम भारतीय प्राकाव्य प्रयोजन का ये सबसे ऊंचा आदर्श है। अगला सवाल है, ध्वनि के भेदों को सुमेलित करना है। कौन कौन से भेद दिए हैं? अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षितान्य वाच्य ध्वनि, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य या असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। तो ये किसको बोला जाता है? अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो होती है ध्वनि के सबसे कठिन भेदों में से एक है। और अविवक्षित वाच्य जो है वो लक्षणा पर आधारित है, और विवक्षितान्य जो है वो अभिधा पर आधारित है। ठीक है। रस हमेशा असंलक्ष्य क्रम होगा, तो रस का आनंद इतनी तेजी से नहीं मिलता, उसके क्रम का पता नहीं चलता। तो रस हो जाएगा असंलक्ष्य क्रम, तो डी का थर्ड हो जाएगा। संलक्ष्य क्रम 4 हो जाएगा, व्यंग्य का क्रम दिखाई ना दे। विवक्षित वाच्य ध्वनि जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, जो वाच्यार्थ का तिरस्कार ना हो। और अविवक्षित वाच्य ध्वनि हो जाएगा जहाँ वाच्यार्थ बाधित हो जाए। अगला सवाल है, कविता का अंत इतिवृत्तात्मकता है। ये कथन किस काव्य युग की विशेषता बताता है? छायावाद, द्विवेदीवाद, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद? तो कविता का अंत इतिवृत्तात्मकता है, ये कथन है द्विवेदी युग का। इसका अर्थ है कि किसी घटना का ज्यों का त्यों वर्णन करना। द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेश और कथा कहने की प्रवृत्ति अधिक थी, जिसमें कल्पना और सूक्ष्म भावनाओं की कमी थी। इसी के विरोध में आगे चलकर छायावाद का जन्म हुआ। अगला सवाल है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस है सुदामा पांडे धूमिल, गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय या रघुवीर सहाय। तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये प्रसिद्ध पंक्ति है सुदामा पांडे धूमिल की। वो समकालीन कविता के विद्रोही कवि है, जिन्होंने कविता को समाज की विसंगतियों से लड़ने का औजार माना। उनकी ये पंक्ति दिखाती है कि कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इंसानियत को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। अगला सवाल है, अरस्तु की त्रासदी के तत्वों का सही क्रम क्या है? चरित्र, कथानक, विचार, पदयोजना, दृश्य या गीत? तो सबसे पहले हम लेते हैं कथानक को। कथानक को अरस्तु ने सबसे महत्वपूर्ण माना है और इसको कहा है त्रासदी की आत्मा। उनका कहना है कि बिना कथानक मतलब बिना प्लॉट के त्रासदी संभव नहीं है, जबकि बिना चरित्र के हो सकती है। ठीक है। कथानक के बाद आता है चरित्र, फिर आता है विचार, फिर आता है पद योजना, फिर गीत, फिर दृश्य। अगला सवाल है, मुख्य अर्थ का अपकर्ष करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार या शब्द शक्ति? तो मुख्य अर्थ का अपकर्ष करने वाले तत्वों को कहते हैं काव्य दोष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में दोष की परिभाषा दी है, मुख्यार्थ खतिर दोष, मतलब जो काव्य के मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाए या उसको कमजोर करे वही दोष है। प्रमुख दोषों में च्युत संस्कृति, व्याकरण की गलती और क्लिष्टत्व, अर्थ को समझने में कठिनाई, ये दोनों शामिल है। अगला सवाल है, स्थापना और तर्क वाले में आई ए रिचर्ड्स ने छंद को कविता के लिए अनिवार्य माना, क्योंकि छंद हमारे संवेगों में को व्यवस्थित करते हैं और सम्मोहन पैदा करते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है? तो दोनों सही है। उनको मानना था कि छंद सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि पाठक के तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव डालते हैं और उसे कविता के अर्थ को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडनवाद के संबंध में लोगोसेंट्रिज्म शब्द का विरोध किसने किया था? ऑप्शंस है रोला बार्थ, जाक देरिडा, मिशेल फूको या एडवर्ड सईद। तो विखंडनवाद के संदर्भ में लोगोसेंट्रिज्म शब्द का विरोध किया था जाक देरिडा ने। देरिडा ने कहा कि पश्चिमी दर्शन जो है वो हमेशा से केंद्र की तलाश में रहा है, जिसे वो लोग लोगोसेंट्रिज्म कहते हैं। उनके अनुसार इसका अर्थ कभी स्थिर नहीं होता, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, यू कैन हिट द लाइक बटन। अगर कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, औचित्य को काव्य का जीवित आत्मा घोषित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद बताए हैं? ऑप्शंस हैं 10, 20, 27 या 33। तो आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।